आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटम नंबर। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन सेल एंड ऑर्बिटल, मतलब ऑर्बिटल एंड ऑर्बिटल में हमने डिफरेंशिएट किया था उनको। और उसके बाद हमने उसमें बताया था आपको कि कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, उनकी शेप क्या होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्वांटम नंबर की। तो जैसे नेम से पता चल रहा है कि क्या है, क्वांटम नंबर कोई एक संख्या है, लेकिन ये संख्या करती क्या है, ये क्या बोलते हैं, which designate and distinguish various orbital and electron present in an atom। यह क्या करती है, किसी ऑर्बिटल को, अलग अलग ऑर्बिटल को डिफरेंशिएट करती है, उनको वेरियस ऑर्बिटल को, और किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उनके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। हमने क्या कहा, ये क्या करती है, डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरियस ऑर्बिटल, बिटवीन अलग अलग ऑर्बिटल में, वेरियस ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। यह क्या करती है, अलग अलग कक्षकों में, यह एक संख्या है जो अलग अलग कक्षकों को डिफरेंशिएट करती है, उनके बीच में अंतर बताती है, और किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है ये संख्या। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं कि क्वांटम गिव द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। यह क्या बताती है, क्वांटम एक ऐसी संख्या है जो इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को बताती है जहां पर उसके पाए जाने की संभावना सबसे अधिक है। वो एक ऐसा नंबर है, कौन, क्वांटम नंबर जिसे हम कहते हैं। अब जो क्वांटम नंबर कॉन्सेप्ट आया कहां से था, ये कॉन्सेप्ट आया था, दिस कॉन्सेप्ट, जो ये कॉन्सेप्ट था ये कहां से आया था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। ये क्वांटम का जो कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं, क्वांटम कॉन्सेप्ट की। और क्वांटम का कॉन्सेप्ट आया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, श्रोडिंगर वेव समीकरण से आया था। ये कहां से आया था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आया था। क्वांटम का जो कॉन्सेप्ट था, क्वांटम कॉन्सेप्ट आया कहां से, श्रोडिंगर की तरंग समीकरण से। इन्होंने वेव इक्वेशन दी थी तो श्रोडिंगर ने, क्योंकि जब हमने डुअल नेचर पढ़ लिया था तो उससे हमें पता चला था कि इलेक्ट्रॉन वेव एंड पार्टिकल के नेचर बिहेव करता है, वेव और पार्टिकल नेचर शो करता है। तो जो उसी के लिए श्रोडिंगर ने एक वेव इक्वेशन दी थी। क्या थी वो इक्वेशन, वो भी थोड़ा ध्यान रखना आप। उन्होंने एक इक्वेशन दी थी 3 एक्सेस के लिए, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम। दूसरा क्या था इसमें, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच ई माइनस बी साई इज इक्वल टू 0। ये था इसमें, है ना, जो इक्वेशन उन्होंने इसमें ड्राइव की थी। और इन सब के लिए एक आता था डेल स्क्वायर साई, इन सब अलग अलग एक्सेस के लिए। तब इक्वेशन आती है 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच ई माइनस बी अपॉन इसका टू साई। इसको हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट आया था हमारा, कौन सा वाला कॉन्सेप्ट आया था, क्वांटम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब एक क्वांटम जो संख्याएं हैं ये क्या बताती है, हमें इंफॉर्मेशन देती है किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बारे में और अलग अलग कक्षकों के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। जो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से जो कॉन्सेप्ट आया था, तो उसके थ्रू हम 3 क्वांटम संख्याओं का पता कर सकते थे। कौन कौन सी क्वांटम संख्या होती है, पहले एक आती है हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। क्या कहते हैं इसको, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। इसको डिनोट करते हैं एन से। दूसरा आता हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं द्विगुणसी क्वांटम संख्या। क्या बोलते हैं इसको, द्विगुणसी क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। तीसरा आता हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक
क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। और एक और आता हमारा जिसको हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम संख्या, जिसको हिंदी में क्या चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? चक्रण क्वांटम संख्या। इसको डिनोट करते हैं मैग्नेटिक तो स्मॉल m से और स्पिन को s से डिनोट करते हैं। तो 4 क्वांटम संख्या थी जो अलग अलग इंफॉर्मेशन देती है इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से जो एक कॉन्सेप्ट आया था क्वांटम का, उसके थ्रू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में तो इंफॉर्मेशन मिल जाती थी, लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसके बारे में वहां से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी। तो उसको इसमें और अच्छे से समझ पाते हैं हम। तो अब 1 बाय 1 इनको भी हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट, तो अब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नेम से पता चला प्रिंसिपल के 2 स्पेलिंग होती है। एक तो PRINCIPAL, प्रिंसिपल, जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है, मुख्य है मतलब। तो ये भी क्या एटम की केस में मुख्य है। और दूसरी स्पेलिंग होती है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, तो उसकी स्पेलिंग और थी। तो प्रिंसिपल हो गया सिद्धांत और ये प्रिंसिपल क्या मुख्य है, मतलब किसी एटम का जो मुख्य पार्ट है कौन सा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हमें क्या करती है, इंफॉर्मेशन देती है, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, परमाणु के आकार के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। पहले किससे, साइज, उसका आकार पता चलती है ना, कि इसका जो साइज ऑफ ऑर्बिटल, इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज ऑफ ऑर्बिट एटम इन अ सेल या ऑर्बिट, क्या उसका नाम ऑर्बिट कहते हैं ना, उसके साइज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। दूसरा, एवरेज डिस्टेंस बताता है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एवरेज डिस्टेंस कितनी है। इंफॉर्मेशन अबाउट द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच कितनी दूरी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा, बताती है उसकी एनर्जी, जो उस ऑर्बिट से जुड़ी हुई एनर्जी है, एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। 3 चीजें पता चलती है किससे, मुख्य क्वांटम संख्या से, जिसको डिनोट करते हैं n से। तो n इजिकल टू जो होता है, हम क्या कहेंगे, n जो क्या हो गई ऑर्बिट, इसको क्या कहते हैं ऑर्बिट या कक्ष, और इसी को हम क्या कहते हैं सेल भी कहते हैं ना। तो n इजिकल टू 1 है, तो उस टाइम सेल कौन सी होगी, k सेल में होगा इलेक्ट्रॉन, सेल में ना कोष, तो क्या कहते हैं हम कोष। n इजिकल टू 2 कहते हैं हम, तो l, n इजिकल टू 3, तो KLM, n इजिकल टू 4, तो n इजिकल टू 5 हो जाता, KLMN OP, इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, तो ये तो थे इसके ऑर्बिट। अब हमने क्या कहा इसमें, देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या कोषों के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। जब अभी हमने बात की थी इससे पहले ऑर्बिट की, तो नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार कक्ष है जिसके में इलेक्ट्रॉन घूमता है, उसको हमने क्या कहा था, कक्ष कहा था या ऑर्बिट कहा था। उन्हीं ऑर्बिट की बात की थी क्वांटम में, है ना। तो इससे हमें इंफॉर्मेशन किसके बाद, साइज ऑफ एटम, है ना, साइज ऑफ एटम इससे पता चलता है, या फिर उसके ऑर्बिट के बारे में, साइज ऑफ ऑर्बिट आप कह सकते हैं इसमें। दूसरा, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है, औसतन दूरी कितनी है, और उससे जुड़ी हुई जो एनर्जी है इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो उस जो एनर्जी है इसके लिए एक फॉर्मूला था जो हमने कुछ टाइम पहले ड्राइव किया था, इसमें -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये है nth सेल में n कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल, ऊर्जा निकाल सकते हैं हम। -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है ना। तो n क्या है, कोषों की संख्या, जो इसकी वैल्यू हमने लिखी है, तो उसको में पुट करेंगे तो हम इसको उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं किसी ऑर्बिटल के लिए। तो ये तो था हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बाद हमारा इसमें ध्यान रखना एनर्जी को निकालने के लिए, तो इससे हमें साइज के बारे में पता चलता है। ठीक है, दूसरा हमारा जो ऑर्बिट यह आता है, क्या इसका नाम, क्वांटम नंबर, जिसको हमने कहा था एजीमुथल क्वांटम नंबर। दूसरा क्या था,
द्विघांसी क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर। और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है इसको हमने कहा डिनोट करते हैं एल से। और इसको दूसरा एक नेम है द्विघांसी क्वांटम संख्या का, जिसको हम कह सकते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं इसको? कोणीय क्वांटम संख्या, एंगुलर क्वांटम नंबर या कोणीय क्वांटम संख्या। तीसरा सबसेड्री क्वांटम नंबर, सबसेड्री क्वांटम नंबर या सहायक क्वांटम संख्या भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सहायक क्वांटम संख्या। ये सब नेम इसके हैं, किसके? एजीमुथल क्वांटम नंबर के नेम है। सहायक क्वांटम संख्या क्यों कहते हैं इसको सहायक क्वांटम संख्या? क्योंकि ये क्या बताती है? किसी सेल में प्रेजेंट सब सेल, किसी ऑर्बिट में कितनी सब सेल है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन देती है? हमारी एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इसको हम लिखे, इसको सहायक क्वांटम संख्या भी कहते हैं, क्योंकि यह क्या बताती है? ऑर्बिट में उपस्थित सब सेल या उपकोष, उसको क्या करना? सेल। अब क्या आगे? सब सेल। तो कोष में उपस्थित सब सेल होंगे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता? हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलेगा? उनमें उपकोषों की संख्या। कोई भी एटम है, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है एटम का। ये तो हो गए कोष। अब इन कोषों के अंदर कितने इस तरीके के कॉलम बने, कितने और छोटे छोटे कॉलम हैं, जिनको हम नेम दिया सब सेल का। ठीक है। तो उन सब सेल के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देगी? एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। ठीक है। इनके नंबर कितने होंगे? n-1। हमेशा ध्यान रखना कितने होंगे? n-1। यदि n इक्वल 2 है तो उस टाइम l कितना होगा? 1। l इक्वल टू n-1 से हम उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा हमने क्या कहा? अब इसकी थोड़ा वैल्यू लिख देते हैं हम। l से डिनोट करते हैं, है? और ये क्या शो करते हैं? सब सेल उस टाइम कौन सी होगी ये भी हम समझते हैं उसी में। L इजिकल टू 0, 1, 2, 3 इस तरीके से होता है। तो 0 जब होगा तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन कौन होगा? S सब सेल होगी उस टाइम। L इजिकल टू 1 तो P सब सेल, 2 होगा तो D, ये होगा तो F, ये सब सेल इसमें होती है ना, SPDF। ये क्या है? सब सेल। ये ऑर्बिटल नहीं होते, होते क्या है? सब सेल होते हैं। ठीक है। अब ये तो हमने समझे। ठीक। और ये जो सब सेल जिनके हम ऑर्बिटल की बात की, हमने जो ऑर्बिटल पहले बता दिया, हमने उनकी आकृति बता दी कि स्फेरिकल होता है, डम्बल होता है, डबल डम्बल होता है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर इसका होता है। ठीक है ना। ये तो हम इसमें समझे। अब जो एल की वैल्यू जो हमने लिखी है उसको इसी में हम क्या करेंगे? एन से उसको कोरिलेट करते हुए चाहते हैं। कैसे? उसको अंतर संबंधित करते हैं। तो पहले तो हमें पता चला इससे कि ये क्या बताती है? किसी ऑर्बिट में, किसी सेल में उपस्थित सब सेल की संख्या। ठीक है ना। तो कैसे पता चलेगा? n-1 से। अब मैंने कहा n-1 होता है तो उसको कैसे समझेंगे हम? तीनों को एक साथ लिखेंगे, n, l और इसकी सब सेल। समझ रहे हैं? यदि हमें पता है n की वैल्यू हमने स्टार्ट की थी 1 से, n इजिकल टू जब 1 होगा तो उस टाइम l इजिकल टू 0 था, और जब l इजिकल टू 0 तो सब सेल कौन सी? S सब सेल थी, है ना। अब n इजिकल टू जब 2 होगा, क्या होगा? 2, तो l इजिकल टू उस टाइम वो 0 और 1 दोनों होंगे, है ना। दोनों होंगे तो उसमें S भी और P भी, दो सब सेल आएगी। इसको अच्छे समझना। इसको जब अच्छे समझेंगे तभी में आगे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इस टाइप से। n इजिकल टू 3 तो l इजिकल टू क्या होगा? 0, 1, 2, तो S, P एंड D तीनों इसमें सब सेल आएगी। n इजिकल टू 4, शायद यहाँ पे दिखे आपको, इसको मैं इधर लिख रहा हूं। n इजिकल टू 4 तो l इजिकल टू क्या होगा? 0, 1, 2, 3 होगा ना। मतलब सब सेल कौन सी होगी?
एस पी डी और एफ तीनों सब सेल आएगी इसमें जब इनकी वैल्यू इस टाइप से होगी, है ना। तो अब सब सेल में जब लिखेंगे हम तो क्या हो गया, कौन सी यहां से 1s आई, 1s में सब सेल क्या होगी 1s। ये कहाँ आया 2 में आया 2s 2p होगा। 3 से आया तो इसमें क्या होगा 3s 3p 3d। 4 में आएगा 4s 4p 4d एंड 4f। इस तरीके सब सेल होगी, समझ रहे हैं। अब इन सब, अब हमें पता कैसे चलेगा जो सब सेल होते हैं उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या या उपकोष में कक्षकों की संख्या, तो उसको कैसे मेजर करेंगे। उपकोष में सब सेल, इसको क्या कहते हैं हम उपकोष या सब सेल। तो उपकोष में उपस्थित ऑर्बिटल या कक्षक हमें यदि निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है 2l+1 ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की बात हो रही है, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को कैसे निकालेंगे उपकोष सब सेल में। यदि हम कहते हैं कि p सब सेल में कितने होंगे 2p सब सेल जो है तो उसमें कितने कक्षक होंगे, तो l की वैल्यू यदि कहीं पे हमें पता है 2 है, l की वैल्यू 2 है तो उस टाइम कितने होंगे 2, और जब l = 2 होगा मतलब ये वाला 2 है ना, तो उस टाइम ऑर्बिटल कितने होंगे 2 to the 4 + 1 इसकी बात कर रहे हैं। l = 2 है तो कितने हो जाएंगे 5, 2 to the 4 + 1 5। तो उस टाइम ऑर्बिटल कितने होंगे 5 कक्षक होंगे जब उपकोष, तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे उसको। दूसरा क्या निकाल सकते हैं हम उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 2l+1 है ना। तो यदि हमें पता है l की वैल्यू हमारा 2 है, अब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले तो ऑर्बिटल पता चल गया कि हमने कहा 5 ऑर्बिटल है, उनमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 2 to the 4 + 1 5 to the 10 हो जाएंगे। तो मतलब कैसे 2 × 2 + 1 ये कितना 5, और 5 × 2 = 10। मतलब यदि सब सेल 2 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10 होंगे। तो ये हमें यहां से पता चलता है कि किसी सेल में कितनी सब सेल है। ये n से हमने इसको कोरिलेट करते हुए समझा था। यदि n की वैल्यू 2 है तो उस टाइम l के लिए 0 और 1 दो वैल्यू होती है, 0 से स्टार्ट होगा मतलब, है ना। और इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। इसके बाद दूसरी इंफॉर्मेशन किसके बारे में मिलती है कि रिलेटिव एनर्जी ऑफ वेरियस सेल की, अलग अलग जो सेल कोष हैं उनमें ऊर्जा जो होगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है ना। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसकी एनर्जी के बारे में। फर्स्ट पॉइंट तो हमने समझा किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी उसने, कि किसी कोष में उपस्थित उपकोषों की संख्या, सेल में कितनी सब सेल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिली। दूसरा क्या है हमारा, रिलेटिव एनर्जी बताता है, रिलेटिव एनर्जी ऑफ ऑर्बिट या सेल, कोष से जुड़ी हुई कुल ऊर्जा के बारे में बताता है। और जैसे जैसे क्या होता है एनर्जी ऑफ सब सेल इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एल, मतलब जैसे जैसे एल के मान बढ़ेंगे वैल्यू ऑफ एल इंक्रीज, देन एनर्जी ऑफ सब सेल इंक्रीज। जैसे जैसे एल का मान बढ़ेगा वैसे उस सब सेल की ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। तो जैसे हम कहते हैं 4s 4p 4d 4f, ये जो कक्षक होते हैं। तो जैसे जैसे क्या होगी सब सेल बढ़ेगी उनकी ऊर्जा भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से इनका ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। तीसरा हमने क्या कहा, इस एजिमुथल क्वांटम नंबर को हमने क्या कहा था, एंगुलर क्वांटम नंबर। क्वांटम संख्या को क्या बोला था, कोणीय क्वांटम संख्या। तो कोणीय क्वांटम संख्या क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम, उसके कोणीय संवेग को निकाल सकते हैं। और कोणीय संवेग के लिए क्या फॉर्मूला था, h/2π √l
L+1, क्या था रूट L+1। ये जो था क्या इसका कोणीय संवेग को इससे मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या बोलता है, दिस क्वांटम नंबर गिव द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के कारण जो किसी कक्षक की ऊर्जा है उसको मेजर कर सकते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू। जब हमें एल की वैल्यू हमें पता होगी तो हम निकाल सकते हैं। एच क्या इसमें प्लांक कांस्टेंट, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। तो जब हमें पूरी वैल्यू पता होगी तो हम उसका कोणीय संवेग मेजर कर सकते हैं, और उस कोणीय संवेग के कारण हम उससे जुड़ी हुई जो ऊर्जा होगी उसको भी मेजर कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कभी कभी ध्यान रखना आ सकता है कि अजीमुथल क्वांटम नंबर को क्या कहते हैं, कोणीय क्वांटम संख्या या सहायक क्वांटम संख्या भी इसी को कहते हैं। इसके थ्रू में क्या पता चलता है, किसी सब सेल में किसी सेल में उपस्थित सब सेल के बारे में इंफॉर्मेशन। दूसरा, उससे जुड़ी हुई रिलेटिव एनर्जी, उस सेल से जुड़ी हुई ऊर्जा। ठीक है, जैसे जैसे एल का मान बढ़ेगा उस सब सेल के लिए ई का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम को हम मेजर कर सकते हैं h/2π के बेसिस पे। तो ये तो था हमारा सेकंड क्वांटम नंबर, जिसको हम क्या कहते थे, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसके बाद एक और आता है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या। नंबर है चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताती है, ये इंफॉर्मेशन देती है किसी सब सेल में उपस्थित ऑर्बिटल के बारे में। अब हम पहुंचे कहां पे, ऑर्बिटल में। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब सेल, किसी उपकोष में उपस्थित कक्षकों के बारे में जानकारी देती है। कौन, चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, अब दूसरा क्या बताती है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, उनके चक्रण को बताती है। दूसरी इंफॉर्मेशन थे ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल चक्रण, कक्षकों के चक्रण के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। और दूसरा क्या बताती है, दिस क्वांटम नंबर डिजिग्नेट द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है उसके व्यवहार को। गिव इंफॉर्मेशन द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का क्या व्यवहार है, इसको भी ये प्रदर्शित करती है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है, एक तो किसी उपकोष में उपस्थित कक्षकों की संख्या, कक्षकों का चक्रण, और इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड में क्या व्यवहार है इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब जो m की वैल्यू होती है, m जिसको हम क्या कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, इसकी वैल्यू जो होती है ये होती है हाफ लेस देन प्लस l एंड l लेस देन हाफ इज इक्वल टू लेस देन l माइनस में। मतलब इसकी वैल्यू l के मान की प्लस में भी होती है और माइनस में भी होगी, है ना। तो कैसे होगी इसको हम समझते हैं इसमें। अब जो ये हो गया क्या इसका नाम, जो l की वैल्यू उस पर डिपेंड कर रही है हमारी m की वैल्यू, समझ रहे हैं। और ये इंफॉर्मेशन देती है किसके बारे में, हमने अभी कहा था किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, कक्षकों के बारे में। तो m की वैल्यू प्लस l एंड हाफ इज इक्वल टू माइनस l के ये होता है, इसको ध्यान रखना आप। जो ये था l एजीमुथल क्वांटम नंबर, कैसे डिनोट करते हैं इसको, हमें पता है 0 1 2 3 इस टाइप से होता है। तो 0 था तो सब सेल कौन सी थी, S सब सेल, और L इज ये था 1 था तो P, L इज इक्वल टू 2 तो D, L इज इक्वल टू 3 तो F था, है ना। अब M की वैल्यू जो होगी ये कैसी आएगी इसमें, M जब L इज इक्वल टू 0 होता है तो उस टाइम M इज इक्वल टू भी क्या होगा 0, M इज इक्वल टू क्या होगा उस टाइम 0 होता है। L इज इक्वल टू 1 तो हमने कहा था इसकी वैल्यू M की वैल्यू L की प्लस और माइनस दोनों में होती है। मतलब कैसे, -1 0 प्लस 1, ठीक है। L इज इक्वल टू 2 है तो D आएगा, सबसे लाता है D, तो इसकी वैल्यू क्या होगी -2 -1 0 +1 एंड +2, ठीक। अब L इज इक्वल टू 3 है तो इसकी आएगी -3 -2 -1 0 +1
+2 +3। तो ये क्या है, इसकी वैल्यू होगी। लेकिन ये शो कर क्या रही है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। अब इससे हमें पता क्या चला, पता ये चला हमें कि जब L की वैल्यू 0 है तो उस टाइम यहाँ पर भी 0 होगा, लेकिन L जब 1 होगा तो M की वैल्यू -1 0 +1 होगा, ठीक है ना। अब जब 3 वैल्यू इसकी आती है, किसकी, M की, 0 था तो ऑर्बिटल कौन सा होगा, ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देता ना, ऑर्बिटल के बारे में। तो इससे हमें पता चला बल सब सेल में कितने ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, यहीं से पता चलेगा। L = 0 तो ऑर्बिटल कितना होगा, S ऑर्बिटल होगा। S सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, मतलब 1। P के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। ये से पता चलिए P के ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं P के, Px Py और Pz, पता चला। L = 2 तो सब सेल थी D, जब D सब सेल थी तो इस 2 की वैल्यू माइनस और प्लस दोनों में थी, मतलब 5 वैल्यू है इसकी। तो मतलब इसके D सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 ऑर्बिटल होते हैं। Pxy Pyz dxy dyz dzx dx² - y² एंड dz², 5 ऑर्बिटल निकल गए। अब D सब सेल जो थी जब L = 3 था तो उस टाइम M की वैल्यू कितनी आई, 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब D सब सेल में ऑर्बिटल के नंबर कितने होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, हो गया। तो इससे हमें क्या पता चला कि किसी ऑर्बिटल में, किसी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, वो कहां से पता चला, M से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। तो अब ध्यान रखना, यदि पूछा जाए आपको कि L = 2 है तो ऑर्बिटल कितने होंगे, अभी हमने आपको बताया था 2 है तो ऑर्बिटल कितने थे, 5, पता चल गया 5 ऑर्बिटल है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे दिख रहा हमें। यदि L = 3 तो इसकी वैल्यू कितनी थी, 12 + 1 क्या था, तो 7 आ गया, है ना। इस 7 वैल्यू में इसमें ऑब्टेन हो जाएगी। तो एक तो हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है इसके बारे में, कौन सा था हमारा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब इसके थ्रू हम निकालेंगे इसमें ऑर्बिटल को, किसको, ऑर्बिटल को। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल यदि मेजर करने हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो उसके लिए क्या वैल्यू आती है, n², एक फॉर्मूला है, n² से, n की वैल्यू से, है ना। यदि मैं इसी में n को आगे रखता, n जब 1 तो L = 0 2 3 4, ये तो था। n = 1 तो L = 0, M = 0, n = 2 L = 1, L = M की कितनी वैल्यू, 3, n = 3 तो L = 2 और उस टाइम इसकी 5 वैल्यू, 4 आए तो इस टाइम इसकी 7। तो ऑर्बिटल कितने निकल रहे हैं, n² से निकालना में, है ना। तो n की वैल्यू यदि हम कहीं पे कहते हैं n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो n की वैल्यू 3 है तो उस टाइम ऑर्बिटल कौन सा आएगा, D वाला आएगा, है ना। तो उस टाइम कितना होगा उसमें, n = 9, ऑर्बिटल कितने, 9 आएंगे उसमें, कितने ऑर्बिटल आएंगे, 9। अब 9 कैसे आएगा, क्योंकि हमें पता था, इससे पहले बताया था हमने, जब n = 2 आ रहा तो उस 2 में क्या हो रहा, 0 1 2 तीनों आ रहे हैं, तो S का 1, P के 3 और इसके कितने आ रहे थे, इसके 5 और 3 8 और 1 9 निकलेगा। तो इस तरीके से कितने ऑर्बिटल निकलेंगे, 9, n = 3 जो होगा। तो n, ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। एक क्वांटम नंबर और आता है जिसको हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, है चक्रण क्वांटम संख्या। ये आपकी समझ में आ गया, इसको कैसे समझना है कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली किसी ऑर्बिट सब सेल में उपस्थित ऑर्बिट के बारे में या कक्षक के बारे में, ऑर्बिटल के बारे में, है ना। इसके बाद कौन सा हमारा चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये तीनों क्वांटम नंबर थी, इनकी इंफॉर्मेशन दो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मिलती है, लेकिन जो फोर्थ क्वांटम नंबर है जिसको हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम संख्या, इसको डिनोट करते हैं L से S, किससे, S से। अब क्या बताती है, इंफॉर्मेशन देती है, इट ऑब्जर्व दैट
द इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग अराउंड दी ओन एक्सिस, जो इलेक्ट्रॉन होता है अपने अक्ष में गति करता है और अपने अक्ष में जब घूमता है तो जो इसका रोटेशन होगा किस टाइप से होता है, किसकी बात की, स्पिन क्वांटम नंबर में। तो इन्होंने क्या कहा कि एक ऑर्बिटल जो एस पी डी एफ जो सब सेल थे उनमें ऑर्बिटल होते हैं और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन के चक्रण होते हैं एक दूसरे के अपोजिट, स्पिन क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक इसमें एस की वैल्यू क्या होती है, +½ और -½ होती है। जब वो घूमता है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में घूमता है इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वैल्यू +½ इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा घड़ी की विपरीत दिशा में, तो मतलब उसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। एक तो हो गया क्लॉकवाइज और दूसरा होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब एक तो घड़ी की दिशा में घूमता है जिसके लिए इसकी वैल्यू +½ और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। तो इन्होंने क्या कहा था इस क्वांटम नंबर में कि जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी कक्षक में उपस्थित, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक हमेशा क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसी टाइम दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इसका मतलब एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन दोनों की स्पिन एक दूसरे के विपरीत होती है। ये किसके थ्रू में पता चला था, ये पता चला था हमें कौन सी, स्पिन क्वांटम नंबर के बेसिस में। और जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसके लिए एक फॉर्मूला था, इसका दे रखा स्पिन क्वांटम नंबर के लिए क्या फॉर्मूला था, √s(s+1). इससे हम क्या कर सकते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर को मेजर करते हैं, √s(s+1) h/2π जो इसमें होगा, ठीक है, स्पिन क्वांटम। इससे हम उसका चक्रण निकाल सकते हैं। s क्या होगा, +½ और -½। तो ये थी 5 क्वांटम, 4th क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चला किसी परमाणु में कितने कोष हैं, कितने सेल हैं, है ना, ऑर्बिट के बारे में, मतलब उसका साइज। दूसरा आया था हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिससे पता चला सेल में कितनी सब सेल प्रेजेंस है और उसके कोणीय संवेग क्या है, उस सबसे उससे पता चला। तीसरा आता हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिससे पता चला कि जो सब सेल है उस सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, कितने कक्षक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी हमें किससे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। तो पहले पता सेल, फिर सब सेल के अंदर ऑर्बिटल, और लास्ट क्वांटम नंबर आया था स्पिन क्वांटम नंबर, जिसमें पता चला था ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने कहा था एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी स्पिन एक दूसरे के विपरीत होती है, जिसमें एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसी टाइम एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है। तो उसके थ्रू हम उसका स्पिन क्वांटम नंबर भी मेजर कर सकते हैं, √s(s+1). तो 4th क्वांटम नंबर थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद आने वाले जो लेक्चर होगा उसमें हम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और ऑबो प्रिंसिपल की बात करेंगे, जो बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल कर सकते हैं ऑर्बिटल में। उन सबको इंफॉर्मेशन उन रूल्स में हमें मिलेगी।